हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। यानी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमने बार बार रिपीटेडली ये चीज़ डिस्कस करी कि अपने ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो कि आप ये काम कर सकते हो। अगर आपके पास सेल्फ बिलीव है, आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आप आधा रास्ता वैसे ही तय कर चुके हैं। ठीक है। और हार्डवर्क दूसरी की है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाने में मदद करती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है, आपको सक्सेस के करीब ले जा सकता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Initial estimates for India's external trade performance in May are a harbinger of even tougher times ahead। यानी कि अब जो शुरुआती एस्टिमेट्स आए हैं इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड परफॉर्मेंस की, अगर हम केवल मई महीने की बात करें तो वो एक इशारा है। हार्बिंगर मतलब एक शुरुआती इशारा है कि आप एक साइन है कि आने वाला समय जो है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और टफर टाइम्स आने वाले हैं। ठीक है। The 10.3% decline in goods exports marks the fourth successive month of the contraction in outbound shipments। बोल रहे हैं कि 10.3% का डिक्लाइन हुआ है गुड्स के एक्सपोर्ट में, और ये फोर्थ सक्सेसिव यानी कंसेक्टिव एक के बाद एक चौथे महीने में लगातार घटौती मतलब कमी आई है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है आउटबाउंड शिपमेंट्स का, यानी कि बाहर जाने वाले शिपमेंट्स का। एंड सिक्स्थ सच ओकेजन इन 8 months, और पिछले 8 महीनों में छठा ऐसा ओकेजन है। यानी कि लगातार तो चौथी बार है, 8 महीनों में लगातार चौथी बार ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि 2-3 महीने पहले हुआ हो, है ना। तो ये 6th टाइम है जब इतनी कमी आई है। मेज $35 billion एक्सपोर्ट वैल्यू इज ओनली 0.8% ओवर अप्रैल्स फिगर। यानी कि मई में तो हमने $35 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, लेकिन ये वैल्यू अप्रैल की वैल्यू से केवल 0.8% ज़्यादा है। ठीक है। दैट वाज अ 6 month लो, और जो अप्रैल जो था वो 6 महीने का सबसे कम स्तर था, तो उससे केवल 0.8% ही ऊपर आए हैं हम। बारिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स, जिसमें अभी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को छोड़ दें, विच ग्रू हेल्दीली ईयर ऑन ईयर एज वेल एज सिक्वेंशली। बोल रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को छोड़ दें, क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, अच्छा हमें वैल्यू दे रहा है, वो उसकी जो ग्रोथ है वो हेल्दी ही है। ठीक है। साल दर साल भी और सिक्वेंशली भी अगर बात करें तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। एक्सपोर्टर्स अक्रॉस सेक्टर्स हैड अ टफ टाइम, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बहुत टफ देखना पड़ रहा है, दिन देखना पड़ रहा है। ये मंथ बहुत टफ रहा उनके लिए। इंजीनियरिंग गुड्स दैट मेक अप ओवर अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट बास्केट। बोल रहे हैं जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं जो कि हमारे इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट बास्केट, यानी कि टोटल जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें सपोज करो पेट्रोलियम भी है, इंजीनियरिंग गुड्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी हैं, तो जितना भी है उसका 1/4 मतलब 1/3 हिस्सा उसका वो बनाते हैं। अगर इसको 4 हिस्सों में बांटते तो ये जो एक हिस्सा है ये इसका पूरा का पूरा इंजीनियरिंग गुड्स का है, बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो इंडिया के एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट बास्केट का 1/4 बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द 11th month इन अ रो। ये लगातार 11वें महीने में इसके कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसके एक्सपोर्ट में कमी आ रही है। वाइल द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर श्रैंक फॉर द 7th straight month, और जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, ये भी लगातार 7वें महीने में इसमें कमी आई है। ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ में अगर हम मंथ बाय मंथ देखते जाएं तो कमी ही आ रही है। ठीक है। द 30% डिक्लाइन इन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, द 7th कॉन्ट्रैक्शन इन 8 months। इसमें भी 8 महीनों में ये 7वीं बार डिक्लाइन हुआ है। तो 30% का डिक्लाइन हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में लार्जली बी ड्यू टू कूलिंग ग्लोबल प्राइजेस दैट आर ऑल्सो अफेक्टिंग अदर कमोडिटीज। अब ये हो सकता है कि जो हम
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसमें कमी इस वजह से भी हो क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस कम हो रहे हैं। हमने पढ़ा है ना कि फ्यूल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में डिमांड भी कम है, प्राइसेस में भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है, तो हो सकता है उस वजह से कम हो, जिसकी वजह से बाकी कमोडिटीज़ यानी कि बाकी भी जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसमें भी कमी आ रही है। अदर कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट वैल्यूज़ इफ़ नॉट वॉल्यूम्स। तो अब सपोज करो कि कोई कमोडिटी है वो पहले भी 50 टन ही एक्सपोर्ट होती थी बाहर, ठीक है, लास्ट ईयर भी 50 टन एक्सपोर्ट हुई थी, उससे पिछले साल भी 50 टन एक्सपोर्ट हुई थी, इस साल भी 50 टन ही एक्सपोर्ट हुई, लेकिन लास्ट ईयर उसकी वैल्यू सपोज करो 2 लाख पर टन थी, इस साल उसकी वैल्यू हो रखी है 1 लाख पर टन, तो उसकी वैल्यू कम हो गई लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहा ना। तो बोल रहे हैं कि बाकी कमोडिटीज का भी के ऊपर भी कूलिंग जो ग्लोबल प्राइसेस में कमी आई है उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वैल्यू वॉल्यूम में नहीं पड़ रहा मतलब क्वांटिटी में नहीं पड़ रहा तो वैल्यू में पड़ रहा है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। आफ्टर अ 6.7% राइज इन 2022-23, अब 2022-23 में 6.7% का राइज हुआ था। गुड्स एक्सपोर्ट्स आर नाउ डाउन 11.4% ओवर द फर्स्ट 2 months ऑफ दिस ईयर। अब अगर 2022-23 की बात करें तो हमने 6.7% का राइज देखा था, लेकिन इस साल के यानी कि 2023-24 के केवल शुरुआत के 2 महीनों में ही हमारा जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है वो 11.4% गिरावट देख चुका है। द करंट एस्टिमेट ऑफ $25.3 billion for maize services exports is quite sobering as well। अब जो बोल रहे हैं कि अगर करंट एस्टिमेट जो लगाया है कि जो सर्विस सेक्टर है हमारे इंडिया में, आपको पता है सर्विस सेक्टर के मामले में बहुत ज़्यादा एक बड़ा मार्केट है, तो हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो 25.3 बिलियन का हमने अनुमान लगाया है, जो कि एक ठीक ठाक सा आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, सोबरिंग है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा आंकड़ा है, हम इससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि हमारी मार्केट रिवाइव हो जाएगी या हमारे बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा ओवरऑल निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ एक सोबरिंग क्वांटिटी में है। 26.7% boom in services exports last year had helped narrow the steep goods trade and current account deficits। बोल रहे हैं 26.7% का ग्रोथ था पिछले साल सर्विस एक्सपोर्ट्स में, जिसकी वजह से हमारे जो स्टीप गुड ट्रेड्स और करंट अकाउंट डेफिसिट्स में कमी थी, इन सबको हमने ओवरकम कर लिया था, इन सब की कमी हमने दूर कर दी थी। एमिड सर्जिंग ग्लोबल प्राइजेस ऑफ, और ये सब कब हुआ था, जब दुनिया भर में जो प्राइजेस हैं कमोडिटीज के सच एज ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स, ये सब बढ़ रहे थे बहुत तेजी से, इनके ऊपर इनकी ग्रोथ हो रही थी, प्राइजेस बहुत हाई जा रहे थे। हुज इम्पोर्ट, और ये सब चीजें हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और ये ऐसी चीजें हैं जिनका इम्पोर्ट हम लोग कभी भी छोड़ नहीं सकते, ये इनइलास्टिक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बाहर के मार्केट में अगर अच्छा प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो हम इस साल थोड़ा कम इम्पोर्ट कर लेते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमें जितना क्वांटिटी चाहिए हमें उतना इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑयल और फर्टिलाइजर ऐसे प्रोडक्ट हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट्स में इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी हो रहे थे तब भी हमें सर्विसेज एक्सपोर्ट सेक्टर ने 26.7% के बूम के साथ में बाकी सभी चीज़ों की कमी से ओवरकम करवा लिया था। The trend reversal in that pace of growth began this March and has accelerated to a critical point with a mere 0.7% rise in global services receipt in May। बोल रहे हैं कि अब हमने पिछले साल कितना किया था 26.7, अब इसमें क्या हुआ, रिवर्सल हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हुआ, यानी कि पहले हम ग्रोथ कर रहे थे, अब इसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा तेज नहीं हो रही थी या ग्रोथ में कमी आ रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, वो कब से स्टार्ट हुई, इस साल मार्च से स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड हैज एक्सेलरेट, और इस हद तक पहुंच गई, इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड हो गई कि अब हम एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट 0.7% राइज पे पहुंच चुके हैं, यानी कि पहले हमारा प्राइस था 26.7% का, अब हमारा राइज है 0.7% का, और ग्लोबली जो हमारा सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट है उसमें केवल 0.7% का राइज हुआ है मई के महीने में। The global slowdown that had clearly hit consumer demand for products, जो बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल स्लो डाउन है जिसने हमारे जो कंज्यूमर डिमांड्स हैं प्रोडक्ट्स की उनको प्रताड़ित किया है, उनको हिट किया है, नाउ अपीयर
टू बी इन्फेक्टिंग द एपेटाइट फॉर सर्विसेज टू। अब ऐसा लग रहा है कि वो हमारे सर्विस सेक्टर को भी खाने आ रहे हैं, मतलब हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, विद IT कंपनी स्लैशिंग गाइडेंस एंड बेंचिंग फ्रेश रिक्रूट्स। बोल रहे हैं कि IT कंपनीज ने क्या किया, जो उनके नए रिक्रूट्स हैं उनमें कमी कर दी, या फिर जो पहले के पुराने गाइडेंस सेक्टर वाले, मतलब जो टीचर हैं जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, उनकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा, उनको हटा दिया है। ठीक है, सम इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक डिमांड इज विजिबल एंड मे इंटेंसिफाई इन कमिंग मंथ्स। तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, और आने वाले महीनों में ये और ज्यादा तेज भी हो सकता है। अब आप इमेजिन करो कि आप किसी व्यक्ति से आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आप किसी व्यक्ति से डील करते थे। ठीक है, अब आप सोच रहे थे, वो व्यक्ति वो कंपनी छोड़ के चले गए, आपको उनका बिहेवियर, उनका वर्क स्टाइल अच्छा लगता था, तो आप उनके साथ डील, आप नई एक पॉलिसी लेने की सोच रहे थे कि मैं अपने बेटे के लिए भी, अपनी वाइफ के लिए भी एक पॉलिसी लेता हूँ, लेकिन आपको पता चला कि वो व्यक्ति जिस कंपनी से आपने पहले लिया था उस कंपनी में काम नहीं करता, किसी दूसरे कंपनी में चले गए। तो आपका फर्स्ट जो रिएक्शन होगा वो कंपनी नहीं बल्कि वो व्यक्ति होगा, क्योंकि आपको पता था कि उनकी डीलिंग अच्छी है। ठीक है, कंपनी में किसी भी तरीके के लोग हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हो सकता है कि हमारे डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर भी जो हमने गाइडेंस वाले जो IT कंपनीज के मतलब पुराने एम्प्लॉयज थे उनको निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है, तो उससे हो सकता है हमारी डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर भी फर्क पड़ जाए। कोर इंपोर्ट्स एक्सक्लूडिंग ऑयल and gems and jewelry have contracted 5.5% so far in 2022-23। बोल रहे हैं जो हमारे मुख्य एकदम बेसिक एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें अगर हम ऑयल, जेम्स और ज्वेलरी को हटा दें तो इसमें भी कमी आई है 5.5% की अभी तक 2023-24 के ईयर में। ओवरऑल गुड्स इंपोर्ट्स आर डाउन ओवर 10% थ्रू अप्रैल एंड मई, यानी कि, और हमारे जो गुड्स का इंपोर्ट है वो भी कम हुआ है 10% से, आफ्टर सर्जिंग 6.5% लास्ट ईयर टू 714 बिलियन। बोल रहे हैं जो कि पिछले साल 16.5% था, जिससे 714 बिलियन डॉलर के अराउंड। ठीक है, तो हमारे अगर एक्सपोर्ट में कमी आई है तो इंपोर्ट में भी कमी आई है। मेज $57.1 billion बिल was just 6.6% below 2022 levels। बोल रहे जो मई का $57.1 बिलियन का बिल था, यानी कि इंपोर्ट्स किए गए थे, वो केवल 6.6% बिलो था 2022 के लेवल से, एंड ऑलमोस्ट 14% ओवर, और अप्रैल के फिगर से, जो अप्रैल का आंकड़ा था उससे 14% ऊपर था, विच हैड बीन द लोएस्ट इन 15 मंथ्स। और अप्रैल का जो आंकड़ा था वो लोएस्ट था पिछले 15 महीनों का। दिस हैज लिफ्टेड द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट टू अ 5-month हाई ऑफ 22.1 बिलियन। तो इसने क्या किया है, इसने जो मर्चेंडाइज ट्रेड में डेफिसिट कमी है उसको 5 महीने के हाईएस्ट स्तर पर ले आया है, जो कि है कितना, $22.1 बिलियन। लास्ट मंथ द कॉमर्स मिनिस्ट्री had expressed hope that demand from key markets may revive from August और September। अब पिछले महीने कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये उम्मीद जताई थी कि हमारे जो हमारे जो की मार्केट्स है, यानी कि जहाँ पे मुख्यतः हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है, वहां से हमें आशा की उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर में मतलब मार्केट ठीक हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट फिर चलने लग जाएगा। नाउ इट बिलीव्स द ट्रेंड में इम्प्रूव फ्रॉम जुलाई और अगस्त। लेकिन अब इनका मानना है कि जुलाई या अगस्त में से ये ट्रेंड जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो मुख्य मार्केट्स हैं वहां से हमें अच्छे डिमांड्स आने लग जाएंगे। इट हैज अगेन साइटेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ अपग्रेड। बोल रहे इन्होंने फिर से WTO के ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ अपग्रेड का हवाला देते हुए, जो कि कितना है 1% से 1.7% बताता है हमारे लिए कि इंडिया की इतनी ग्रोथ होगी फॉर 2023। उन्होंने 2023 के लिए ये जो कहा कि जुलाई से अगस्त के बीच में अब हमें ट्रेंड दिख रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे, उसके लिए उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि WTO ने अपने ग्रोथ ट्रेड अपग्रेड में ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ अपग्रेड में 1% से 1.7% की हमें रेटिंग दी हुई है कि हम इतना ग्रो करेंगे। इवन इफ दैट वर टू फ्रूक्टिफाई
It is far from the 2.6% growth averaged in the last 12 years. बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि इनका जो WTO ने जो हमें रेटिंग दी है कि इतना हम ग्रोथ करेंगे और बाकी इनके आंकड़े की और जुलाई अगस्त से स्थिति स्थिर होने लग जाएगी, अगर ये सब चीज़ें सही भी होती हैं, इनका अच्छा हमें रिजल्ट भी मिलता है, तो भी जो अनुमानतन रिजल्ट आएगा वो पिछले 12 साल का जो एवरेज है 2.6% ग्रोथ, उससे कम ही है, उससे बहुत पीछे ही है. एंड रिस्पाइट फॉर इंडिया में बी लिमिटेड, और इंडिया के लिए जो राहत भरी सांस है ना वो बहुत लिमिटेड होगी, यानी कि बहुत कम उनको राहत मिलेगी. ठीक है. अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच विल नॉट सफिस एनी मोर to keep this key growth engine of the economy firing. अब बोल रहे हैं कि ये तो आम है, ऐसा तो होता रहता है, अगर हम यही अप्रोच लेके चलेंगे ना कि ये तो नॉर्मल सी बात है यार, हमेशा ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस चीज़ से हम अगर सोचें कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चलेगी, इस अप्रोच से हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चलेगी. मतलब हमें कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है. अगर हमें ये जो अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ का इंजन अगर बरकरार रखना है, इसको फायरिंग पोजिशन में रखना है, मतलब चलते रहने देना है, तो हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे. केयरलेस एटीट्यूड नहीं चलने वाला. ठीक है. ये तो था सारा का सारा पैसेज. इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Based on the paragraph, what inference can be made about India's export trends and their potential future trajectory? यानी कि पैसेज में से हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा आज की डेट में एक्सपोर्ट ट्रेंड क्या चल रहा है और इसका फ्यूचर क्या है. ठीक है. आने वाले भविष्य में क्या इसके हालात हो सकते हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. India's export trends indicate a healthy future due to the robust growth in electronics export sector, which can offset the decline in other sectors. तो हमने देखा कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स में गिरावट है, और अगर हम WTO की बात माने भी तो भी जो हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ बता रहे हैं वो उसके अनुसार अभी हम जो हमारे पिछले 12 सालों का एवरेज है उससे बहुत दूर हैं. और इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी कही कि जो भी अगर हम सर्विस सेक्टर को में भी इम्प्रूवमेंट अगर देखें तो भी हम अभी भी राहत की सांस लेने से बहुत दूर हैं. तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि हमारा हेल्दी ग्रोथ नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर नहीं रिवाइव कर पाएगा, है ना. तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया. India's external trade performance is consistently improving with temporary setbacks, as evidenced by the brief dip in April followed by an increase in May. बोल रहे हैं कि इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड परफॉर्मेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, हालांकि कुछ छोटे मोटे सेटबैक्स आ रहे हैं, जैसा कि हमें विदित होता है, जैसा कि हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अप्रैल में थोड़ा डिप आया था बट मई में इंक्रीज हुआ था. तो हमने देखा जो मई में इंक्रीज हुआ है वो अप्रैल के मुकाबले बहुत माइन्यूट इंक्रीज है, और अप्रैल में जो डिप था वो पिछले 15 महीनों का सबसे लोवेस्ट डिप था. ठीक है. तो उससे अगर थोड़ा सा उठ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे ये बोल सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है. ठीक है. तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. The current trend in India's external trade performance, specifically the contraction in goods exports and the decline in services exports, suggests that the country could face a challenging period ahead. जो opening statement है, first line है, वही ये चीज़ कहती है कि हमारे लिए जो ये अभी के अनुमान recent trends आए हैं, ये इस बात का इशारा है कि आने वाला जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है. ठीक है. तो ये बात बिल्कुल सही होती है, और जो करंट ट्रेंड्स हैं एक्सटर्नल ट्रेड परफॉर्मेंस के वो भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं. इनफैक्ट यहाँ तक कि जो हमारा एवर राइजिंग सर्विस सेक्टर था उसमें भी डिप आया है पहले के कंपैरिजन में, जो कि इशारा करता है कि आने वाला समय काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Despite the 10.3% decline in goods exports, India's overall trade performance remains strong because of strong performance of the electronic export sector. बिल्कुल गलत. इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के वजह से हम इतना रिवाइव नहीं कर पाएंगे जो इतना हाई डिप आ रहा है. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट.
व्हाट कुड बी इन्फर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल प्राइजेस ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में ग्लोबल प्राइजेस का क्या इम्पैक्ट रहा, उसके बारे में हम पैसेज से क्या पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पैसेज में ये कहा गया है कि जो ग्लोबल प्राइजेस में कमी है उनकी वजह से हमारा जो डिक्लाइन है कमोडिटीज़ का, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इनफैक्ट जो दूसरे कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है, अगर वैल्यू पे नहीं, अगर क्वांटिटी पे नहीं तो एटलीस्ट उनकी वैल्यू पे। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। चलिए देखते हैं। द decline in global prices has boosted India's export by making them more competitive। बोल रहे हैं कि ग्लोबल प्राइजेस में जो कमी आई है उसने इंडिया के एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो कंपटीशन में इंडिया आगे स्टैंड आउट करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने साफ तौर पे पढ़ा है कि इससे अगर वॉल्यूम में नहीं तो वैल्यू में तो फर्क पड़ा ही पड़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ग्लोबल प्राइजेस हैव लिटिल टू नो इफेक्ट ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट्स एज दे आर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स। बोल रहे हैं कि ग्लोबल प्राइजेस का बहुत कम से जीरो इफेक्ट होता है इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरली, जो इंडिया के एक्सपोर्ट है वो प्राइमरीली इन्फ्लुएंस होता है डोमेस्टिक फैक्टर्स से, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्लोबल मार्केट का इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर एक चीज़ के ऊपर फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। राइजिंग ग्लोबल प्राइजेस आर द मेन रीजन फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स। कि बढ़ते हुए जो ग्लोबल प्राइजेस हैं वही मुख्य कारण है इंडिया के cooling global prices might be contributing to the decline in export values of some commodities like petroleum। बोल रहे हैं कि ग्लोबल प्राइसेस में जो कमी है उसकी वजह से कई सारे जो एक्सपोर्ट वैल्यूज के कमोडिटीज हैं उनकी एक्सपोर्ट वैल्यूज में कमी आई है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statements is incorrect based on the information given in the passage? India's goods export experienced a contraction for fourth consecutive month with a 10.3% decrease। बिल्कुल सही है, ये है ना। ओपनिंग स्टेटमेंट सेकेंड लाइन हमने यही पढ़ी है। The value of exports in May was $35 billion, which was only 0.8% higher than the value in April, marking a 6-month low। ये भी बिल्कुल सही है कि 6 महीने के सबसे निचतम स्तर पर आ गई थी और अप्रैल महीने से सिर्फ 0.8% ही ज़्यादा थी, जो कि कितना बनता है $35 बिलियन। ठीक है, the current estimate for May's services exports stands at $25.3 billion, indicating a sobering outlook। जो कि ये भी बिल्कुल सही है कि मई महीने का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो केवल $25.3 बिलियन पे है, जो कि केवल हम इतना कह सकते हैं कि ठीक ठाक स्थिति है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट्स have seen an overall increase of 11.4% over the first 2 months of the year। कि गुड्स एक्सपोर्ट में हमने इंक्रीज देखा है 11.4% का पहले 2 महीनों में इस साल के, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने पहले 2 महीनों में ही बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखा है, 11.4% का डिक्रीज देखा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following best describe the state of India's goods ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स लास्ट ईयर हम रिवाइव कर पाए थे बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ी ये चीज़ कि लास्ट ईयर जो भी हमारे गुड्स ट्रेड था या करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको हमने बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर में बूम, ठीक है, बिकॉज ऑफ बूम इन सर्विस सेक्टर हमने उसको कम कर दिया था, एक अच्छे सोबर रीजनेबल स्तर तक हम लेकर आ चुके थे। चलिए देखते हैं। इट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ राइज इन सर्विसेज एक्सपोर्ट। बोल रहे हैं कि सर्विसेज एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह से
ये बढ़ गया था, जबकि ये बढ़ा नहीं था, ये कम हुआ था सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी की वजह से। इट डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। बोल रहे ऑयल और फर्टिलाइजर्स में इम्पोर्ट में कमी की वजह से ये कम हुआ था, जबकि हमने ये चीज़ पढ़ी कि ऑयल और फर्टिलाइजर्स ऐसी चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं जो कि इनइलास्टिक हैं, यानी कि इनमें कभी भी कमी नहीं आती है, ये हमारे लिए मैंडेटरी बन जाता है खरीदना ही खरीदना। ठीक है, तो इनमें हमने डिक्रीज की बात तो पढ़ी नहीं। इट नैरोड एज अ रिजल्ट ऑफ बूम इन सर्विसेज एक्सपोर्ट। सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में बूम की वजह से, बढ़ोतरी की वजह से इसमें कमी आई, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इट रिमेन द सेम बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन इन कंज्यूमर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। बोल रहे ये स्थिर रहा, जैसे का तैसा रहा, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन था कंज्यूमर डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट्स में, जो कि बिल्कुल गलत है। Based on information in the paragraph, which of the following is likely to have an impact on domestic demand? Domestic demand के ऊपर किस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा? The surging global prices of commodities, global price जो है commodities के, उनकी बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि डिमांड्स, इनकी प्राइस चाहे जितना मर्जी हाई हो, हम इनकी डिमांड्स में कमी नहीं आती। ठीक है, उसी तरह से द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोर इम्पोर्ट्स बाय 5.5%, कि मुख्य जो इम्पोर्ट करने वाली चीज़ें हैं उनमें 5.5% की कमी का असर पड़ेगा डोमेस्टिक डिमांड्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है। अब पैसेज में ये चीज़ लिखी है कि जो स्लैशिंग हुई है गाइडेंस में और फ्रेश रिक्रूट्स को बेंच किया जा रहा है, उनको स्थिर किया जा रहा है, तो उससे क्या हुआ, आईटी कंपनीज में इससे क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर असर पड़ सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहे हैं द अपग्रेड ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ को जो अपग्रेड दिया है WTO ने, जो कि कहा कि 1% से 1.7% हो जाएगा, इस वजह से हमारे डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर असर पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द गिवन पैराग्राफ। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, द बूम इन services export last year amounting to 26.7% was instrumental in narrowing India's steep good trade and current account deficit, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में बूम की वजह से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स और स्टीप गुड ट्रेड डेफिसिट्स जो है उनको पूरा किया गया। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल सर्विसेज रिसिप्ट significantly slowed down to an increase of only 0.7% in May. ठीक है, फॉलोइंग अ ट्रेंड रिवर्सल दैट स्टार्टेड इन मार्च, कि सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ है, ठीक है, वो स्लो हुई है, कम हुई है, और इसमें केवल 0.7% का ही हमने मई में टारगेट, मतलब 0.7% ही हम ऊपर आए हैं मई महीने में। और ये जो ट्रेड रिवर्सल, ये जो रिवर्सल ट्रेंड है, मतलब कमी का, मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रोथ का जो ट्रेंड चला हुआ है, ये मार्च से स्टार्ट हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। The Commerce Ministry is optimistic that demand from key markets may recover from August or September, and it has further upgraded the World Trade Organization's global growth prediction from 1% to 2.7% for 2023, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात तो इन्होंने पहले अनुमान लगाया था अगस्त से सितंबर का, अभी इन्होंने जो रीसेंट अनुमान लगाया वो जुलाई और अगस्त का लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि WTO ने इनकी रेटिंग को, हमारी रेटिंग को इम्प्रूव कराया, अपग्रेड कराया 1% से 1.7%, ना कि 2.7%। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट हैज ग्रोन टू अ 5-month हाई ऑफ $22.1 billion, driven by a decline in overall goods import by over 10% through April and May, जो कि बिल्कुल सही है। मर्चेंडाइज में हमने देखा कि कमी आई है, सब 5 महीनों के सबसे ज़्यादा कमी आई है, और 22.1 बिलियन पे पहुंच चुका है ये। और इसकी साथ साथ क्या हुआ कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ओवरऑल गुड्स इंपोर्ट में 10% की कमी आई अप्रैल और मई के लिए। ठीक है, वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब इस टोन की पैसेज भाई बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको कोई
रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उनको हर चीज़ नेगेटिव, जैसे कि उन्होंने बोला कि ये इशारा है बुरे समय का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हमारे आउटबाउंड शिपमेंट्स हैं उनमें कमी आई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हमारी अप्रोच है, अगर हम ये रखते हैं कि एक नॉर्मल सी बात है, अगर ये अप्रोच रखते हैं तो हमारी इकोनॉमी स्थिर होने में हमें मुश्किल आएगी, हम अपनी इकोनॉमी को स्थिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक पेसिमिस्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्बिंगर, हार्बिंगर मतलब किसी स्थिति का इशारा, कुछ आने वाले परिस्थिति का इशारा, या फिर आने वाले तूफान से पहले की शांति, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तो वो इशारा है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। हेराल्ड, हेराल्ड मतलब भी होता है कि एक कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको एक साइन के तौर पे देखा जा सके, जो भी आने वाली परिस्थिति है उसके साइन के तौर पे देखा जा सके, ठीक है। तो हेराल्ड मीन्स हार्बिंगर, सिनोनिम हो गए। मिराज, मिराज मतलब होता है अनरियलिस्टिक होप, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, या फिर कोई ऐसी उम्मीद या इच्छा जो पूरी ना की जा सके, ठीक है। एनिग्मा, एनिग्मा मतलब पहेली। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी मतलब अंधकार। सो ऑप्शन ए हेराल्ड इज करेक्ट। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ 2 की G20 मिनिस्टेरियल मीटिंग्स, मतलब मंत्री लेवल की मीटिंग्स हुई 2 G20 की, ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, किस किस की, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वहां पे शामिल थे, इन बेंगलुरु, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन दिल्ली। 2 मीटिंग्स हुई, एक मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, दूसरी मीटिंग, और कहाँ पे हुई, पहली मीटिंग बेंगलुरु में और दूसरी मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और ये कहाँ पर हुई, दिल्ली में। इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, FMCGBG, FMCBG और दूसरा है FMM, ठीक है। विदाउट डैश ओवर द यूक्रेन वॉर, तो अब यूक्रेन वॉर के ऊपर क्या नहीं हुआ होगा, चर्चा नहीं हुई होगी, क्योंकि बार बार या तो चर्चा नहीं हुई होगी या फिर कुछ एक जो अभी तक नहीं हो पा रहा कि एक मत पर सब लोग आ पाए यूक्रेन वॉर के ऊपर, तो वो चीज़ नहीं हुई होगी, ठीक है। डिप्लोमैट्स एंड G20 ऑफिशियल्स मस्ट पॉज फॉर अ स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज, तो अब डिप्लोमैट्स और G20 के जो भी पदाधिकारी हैं उन सबको थोड़ा सा रुकना चाहिए, ताकि एक स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज की जा सके ऑन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, सरकारों की जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर, यानी कि आगे आने वाले G20 प्रेसिडेंसी है उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। द FMCBG इज पार्ट ऑफ द की फाइनेंस ट्रैक ऑफ द 20 मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज। FMCBG क्या है, ये एक फाइनेंस ट्रैक है, एक रास्ता है फाइनेंस, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या इनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नर्स इसमें शामिल हैं, तो इसमें मुख्य तौर पर चर्चा किस बारे में होती है, फाइनेंसेस के बारे में। और ये दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इकोनॉमीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। सेट अप इन अब ये कब बनी थी, 1999 में बनी थी, टू हेल्प ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसके बाद में दुनिया भर में कहीं भी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति हो तो हमें इकोनॉमिकली कैसे कोऑर्डिनेट करना है कि उस क्राइसिस से डील किया जाए, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। द शर्पा ट्रैक वर्क्स ऑन G20 गोल सेटिंग प्रोसेस, और जो दूसरी है FMM, वो क्या है, वो शर्पा ट्रैक है और ये काम करती है G20 की गोल सेटिंग प्रोसेस के ऊपर कि अब हमें इससे आगे क्या चर्चा करनी चाहिए, या फिर हमारे आगे 6 महीने में क्या क्या गोल्स होने चाहिए, आगे 1 साल में क्या क्या गोल्स होने चाहिए, वो इसके ऊपर काम करती है। विद द एक्सपीरियंस इंडिया गेन्ड इन इंडोनेशिया लास्ट ईयर टू ब्रिज द रशिया वेस्ट डिवाइड, बोल रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस इंडिया को पिछले साल इंडोनेशिया में मिला था, जिसमें कि रशिया का और वेस्ट का जो एक मतभेद चल रहा है, रशिया का वेस्ट के साथ में जो मतभेद चल रहा है उसको ब्रिज करना, यानी कि कम करने के जो भी तरीका इंडोनेशिया ने अपनाया था वो उसको इंडिया को एक्सपीरियंस मिला उससे। द चैलेंजेस फॉर इंडियाज प्रेसिडेंसी एमिड डायनामिक पॉलिटिकल चेंजेस शुड हैव बीन क्लियर, तो इंडिया के जो भी चैलेंजेस थे, इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो भी चैलेंजेस हमने फेस करने थे जियो पॉलिटिकल चेंजेस के बीच में, तो वो हमें क्लियर होने चाहिए थे।
अब क्या हुआ इन बेंगलुरु, हाउएवर द सरप्राइज वाज व्हेन रशिया एंड चाइना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑन यूक्रेन वॉर। लेकिन क्या हुआ, हमारे चैलेंजेस हमें क्लियर होने चाहिए थे, तो हम अगर हमें अपने चैलेंजेस पता है तो हम उस अकॉर्डिंग उसके टैक्टिक्स निकाल सकते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मेरा मैथ्स का कोई फॉलोइंग पार्ट स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और मेरा कोई सपोज करो मेरा मैथ्स में ज्योमेट्री पार्ट स्ट्रांग नहीं है लेकिन मेरा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे, तो मैं ज्योमेट्री पार्ट को छोड़ के बाकी क्या कोशिश करूंगी कि बाकी पार्ट्स में मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करूं। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। कोई दूसरा व्यक्ति, ये भी हो सकता है बच्चा, ये भी हो सकता है कि ज्योमेट्री पार्ट में उसने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो, उसका स्ट्रांग नहीं था, बट उसने वो चीज़ें रट ली, उसको सॉल्व करके समझने की बजाय उसने वो चीज़ें रट ली और रट के उसने वो चीज़ सॉल्व कर दी, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। तो अब इंडिया को पता था कि रशिया और वेस्ट डिवाइडेड है, दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे, और इंडोनेशिया ने जिस तरीके से डील किया था तो हमें हमारे चैलेंजेस पता होने चाहिए थे। बट क्या हुआ, बेंगलुरु में हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़, एक झटका सा हमें लगा, सरप्राइज मिला, जब रशिया और चाइना ने जो यूक्रेन वॉर के ऊपर भाषा इस्तेमाल की गई थी कुछ भी एग्रीमेंट में, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। दैट दे हैड अग्रीड टू जस्ट 3 months ago, जिसके बारे में उन्होंने 3 महीने पहले ही अग्री किया था। यानी कि जो भी सपोज करो कोई मेमोरेंडम है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए थे रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर, वो पहले चाइना और रशिया दोनों ने 3 महीने पहले एक्सेप्ट करे थे कि हाँ ठीक है हमें मंजूर है। लेकिन वहां पे मीटिंग के दौरान में उन्होंने ये मंजूरी मतलब अस्वीकृति अपनी जाहिर कर दी। एज अ रिजल्ट फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman was dashed to issue only a chair summary and outcome document। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, वो केवल डैश टू इशू ओनली, कि वो केवल चेयर समरी ही वहां पे पढ़ के बता रही थी और आउटकम डॉक्यूमेंट रादर देन अ जॉइंट डैश, बल्कि उनको क्या वहां पे होना चाहिए था, एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी या जॉइंट स्टेटमेंट होना चाहिए था। तो जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट देने की बजाय केवल चेयर की समरी, जो वहां पे मीटिंग में जो भी अध्यक्ष के सामने बातें हुई उनकी समरी उन्होंने बताई और आउटकम डॉक्यूमेंट बताया, ठीक है, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे पाए वो। The government also decided to include the paragraphs that Russia and China had objected to, naming them in the document। और सरकार ने क्या डिसाइड करा, सरकार ने उन पैराग्राफ्स को भी इसमें शामिल करा जिनके ऊपर रशिया और चाइना ने ऑब्जेक्शन जाहिर करा, जिनके ऊपर इन दोनों देशों ने सहमति नहीं जाहिर करी, और उनने वहां पे इसका जिक्र भी करा कि दीज स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन सैंक्शन्ड बाय रशिया और चाइना, या फिर रशिया एंड चाइना हैज ऑब्जेक्टेड टू देम, ठीक है। This is something of a dash, as last year the Indonesian chairs joint communiques at the leader level and the FMCBG expressed the sentiments of many and most countries। बोल रहे कि ये बड़ा ही something of a, अब यहाँ पे शॉक हो सकता है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल इंडोनेशिया के जो चेयर की जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई, उसमें कौन कौन से स्तर पे, लीडर लेवल पे और एफएमसीबीजी पे, उसमें ये सेंटिमेंट सामने आया कि सभी देशों का और ज्यादातर देशों का इसमें विचार सहमत है, ठीक है। आफ्टर द ब्रिंकमैनशिप इन बेंगलोर, अब ये जो एक खतरनाक सा टैक्टिक यहाँ पे बेंगलुरु में हमें देखने मिला, इट वॉज एम्बिशियस इफ नॉट अ बिट सरप्राइजिंग दैट द गवर्नमेंट चूज टू अटेम्प्ट नेगोशिएशंस फॉर अ जॉइंट स्टेटमेंट फॉर द एफएमएम। बोल रहे हैं तो ये बड़ा ही एक खतरनाक स्टेप हमें बेंगलुरु में देखने मिला, खतरनाक चीज देखने मिली। तो इससे एक चीज साबित हो गई कि अगर एम्बिशियस ना हो पर सरप्राइजिंग हो, कि सरकार ने नेगोशिएशंस जो है एफएमएम के लिए, जॉइंट स्टेटमेंट के लिए नेगोशिएशंस को चुना है। इवेंचुअली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इशूड अ चेयरमैन समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट्स टू। लेकिन हुआ क्या, अंत में
Eventually, External Affairs Minister S. Jaishankar issued a chairman summary and outcome documents too. यानी कि हार कर फिर क्या हुआ, अंत में एस जयशंकर को भी चेयरमैन डॉक्यूमेंट या चेयरमैन समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट ही देना पड़ा. वहां पे भी कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाई. डैश डिफरेंसेस ओवर 2 बाली पैराग्राफ्स. क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंसेस थे 2 बाली के पैराग्राफ्स. यानी बाली एक देश है, वहां के किस स्टेटमेंट्स थे 2 उनके ऊपर, तो उसके ऊपर मतभेद था सभी देशों के बीच में, तो इस वजह से फिर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाया. चलिए अब फर्स्ट देखते हैं. आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ 2 key G20 ministerial meetings of the finance ministers and central bank governors FMCBG in Bengaluru and foreign ministers meeting in Delhi without dash over the Ukraine war. अब without क्या है? ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स मतलब होता है धारणा. तो यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई धारणा तो नहीं बनानी हमने, ठीक है. ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मतलब होता है परिवर्तन, चेंज ओवर, शिफ्ट, ठीक है. कंसेंसस. कंसेंसस मतलब होता है सहमति या यूनानिमिटी या हार्मनी, ठीक है. और इम्प्लीकेशंस मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि प्रभाव. तो यूक्रेन वॉर के ऊपर कंसेंसस नहीं बन पाया होगा ना, विदाउट कंसेंसस ओवर यूक्रेन वॉर या विदाउट धारणा ओवर यूक्रेन वॉर. यहाँ पे विदाउट कंसेंसस यानी कि सहमति नहीं बन पाई यूक्रेन वॉर के ऊपर, इसलिए यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है दोबारा से प्रेसिडेंसी के ऊपर कि क्या हमारा व्यू पॉइंट होना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है. सो ऑप्शन सी कंसेंसस इज करेक्ट. एज अ रिजल्ट फाइनेंस Minister Nirmala Sitharaman was dashed to issue only a chair summary and outcome document. तो इसकी वजह से क्या हुआ, निर्मला सीतारमन को केवल चेयर समरी और डॉक्यूमेंट, आउटकम डॉक्यूमेंट ही वहां पे पढ़ना पड़ा रादर देन अ जॉइंट स्टेटमेंट, ठीक है. तो क्या हुआ, कंस्ट्रेन. कंस्ट्रेन मतलब होता है सीमित करना, ठीक है. उनका जो भाषण था वो केवल कहां तक सीमित रह गया, चेयर समरी या आउटकम डॉक्यूमेंट तक, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है. रिपोजिशन. रिपोजिशन मतलब अपने आप को पुनर्स्थापित करना, यानी कि अपना पहले से नजरिया या तो बदल लेना कि पहले हम इसके पक्ष में थे, अब हम इसके विपक्ष में हैं. तो यहाँ पे उनका कोई ऐसा पक्ष विपक्ष का कोई हाथ नहीं है, उनको एक डॉक्यूमेंट रीड करना था जिसमें उनकी लिमिटेशन बस रह गई चेयर समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट तक. सस्टेन्ड. सस्टेन्स मतलब बरकरार रखना, तो हमारा तो स्थिति भी वहां पे बरकरार ही है, हमारा यूक्रेन के ऊपर जो रवैया था अभी तक वही है. कम्युनिक. कम्युनिक होता है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि खास तौर पे मीडिया के लिए, प्रेस के लिए दी जाती है. तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वॉज कंस्ट्रेन्ड टू इशू ओनली अ चेयर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि उनको सीमित कर दिया गया केवल चेयर समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट पढ़ने पर, rather than a joint कम्युनिक एवेन्यू. जॉइंट एवेन्यू मतलब होता है मार्ग, ठीक है. अप्रोच, स्ट्रैटेजी. तो जॉइंट स्ट्रैटेजी तो नहीं होगी. कम्युनिक होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि यूज किया जाता है एक नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के लिए, खास तौर पे मीडिया के लिए, प्रेस के लिए, ठीक है. तो कम्युनिक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जॉइंट कम्युनिक देना था, जॉइंट स्टेटमेंट देना था उनको, लेकिन वो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे पाए, केवल चेयर समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट पे ही स्थित रह गए, ठीक है. आउटकम. आउटकम मतलब होता है इसका आगे निष्कर्ष क्या निकला, इसका आगे परिणाम क्या निकला. और कंप्लेसेंस. कंप्लेसेंस मतलब होता है आत्मसंतोष की, मतलब ठीक है हमने जो किया हम खुश हैं उससे, ओके. तो कंप्लेसेंस भी नहीं है यहाँ पे, कम्युनिक है, जॉइंट कम्युनिक यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट. दिस इज समथिंग ऑफ अ डैश एज लास्ट ईयर. अब ये कुछ ऐसी चीज है जो कि वेरिएंट है. वेरिएंट मतलब प्रकार, उसका एक दूसरा प्रकार, ठीक है. कमिटमेंट. कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता. कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता. और डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मतलब कि घटनाक्रम. और प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मतलब पूर्व उदाहरण या मिसाल के तौर पे. तो यहाँ पे दिस इज समथिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट एज लास्ट ईयर द इंडोनेशियन चेयर्स
joint communiques at the leader level and FMCBG express the sentiments of many and most countries. So option D, President, is correct. Eventually, External Affairs Minister S. Jaishankar issued a chairman summary and outcome document to क्यों कहा उन्होंने भी, उनको भी ये क्यों देना पड़ा, साइटिंग डिफरेंसेस ओवर द 2 बाली पैराग्राफ्स, क्योंकि 2 बाली पैराग्राफ्स के ऊपर डिफरेंसेस थे, ठीक है, हवाला देते हुए उनका अंडरलाइनिंग मतलब जोर देते हुए, 2 बाली पैराग्राफ्स के ऊपर जोर देते हुए जिनके ऊपर डिफरेंसेस थे. टाइमलाइन मतलब होता है एक समय रेखा, एक निश्चित समय के दौरान में, ठीक है, तो टाइमलाइन तो यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा. और कंसीविंग मतलब विचार करना, तो ऑप्शन ए, साइटिंग यानी कि हवाला देते हुए, 2 बाली पैराग्राफ्स का हवाला देते हुए जिनके ऊपर मतभेद था उनका हवाला देते हुए यहाँ पे उनको भी एक चेयरमैन समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट ही रीड करना पड़ा. एरर फाइंड आउट करना है. डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क. तो जब हम बात करें डू यू, तो डू यू नो के साथ में, क्योंकि ये वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा साथ में, आई हु डिड, ठीक है, हु हैज डन नहीं, हु डिड का प्रयोग होगा. क्यों? क्योंकि दैट यूज हुआ है साथ में, दैट के साथ में वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हैज डन की बजाय हु डिड दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क, ठीक है. सो हु हैज डन ऑप्शन बी में एरर है, हु हैज डन की जगह हु डिड आएगा. The constant noise from the construction site made it difficult for her to dash on her studies. अब आपके आसपास में बहुत जोरदार आवाजें आ रही हैं, बहुत जोरदार नॉइस हो रही है, तो आपको स्टडीज में क्या करने में परेशानी होगी, फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी होगी. सो ऑप्शन ए, कॉन्सेंट्रेट इज करेक्ट, ठीक है. कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एक क्राउड में, भीड़ में इकट्ठा होना. कॉन्फिस्केट का मतलब होता है विचार करना, और जब्त करना. कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना और कॉन्टेम्पलेट मतलब विचार करना, ठीक है. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान लगाना, ठीक है. सो ऑप्शन ए, कॉन्सेंट्रेट इज करेक्ट. It was back in 1996, 3 years after the Mumbai bomb blasts, that India had proposed a draft document on the Comprehensive Convention of International Terrorism. बोल रहे हैं कि ये बहुत साल पहले 1996 की बात है, जो कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के 3 साल बाद की, जब इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट प्रपोज किया था, भेजा था, दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर. कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में. बट देयर हैज बीन नो इम्प्लीमेंटेशन सो फार एज द मेंबर स्टेट्स are not on the same page over the definition of terrorism and its form. बोल रही, लेकिन इस ड्राफ्ट के ऊपर आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया. क्यों? क्योंकि जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो सभी एकमत नहीं है, उन सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. डेफिनेशन, टेररिज्म की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, उसके फॉर्म सबके लिए अलग अलग है, ठीक है. Paying tributes to the martyrs of the Parliament attack on its 19th anniversary on Sunday, Vice President Venkaiah Naidu made a renewed pitch. बोल रहे हैं पार्लियामेंट अटैक के शहीदों को 19 साल होने पर संडे को उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू, उन्होंने एक रिन्यूड पिच कही, मतलब दोबारा उस जो भी उनकी डॉक्यूमेंट था उसको दोबारा से रिन्यू करके उन्होंने यूएन कन्वेंशन में नई पिच दी. He stated that while many countries across the world endorsed India's stand, there were some which were being unsupportive out of narrow geopolitical considerations. बोल रहे हालांकि बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने हमारा जो डॉक्यूमेंट था उसका साथ दिया था, उसका समर्थन किया था, लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे जो बहुत ज्यादा अनसपोर्टिव थे, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को हमारे जो भी विचार, जो हमारे पॉइंट रखा है उससे उनका संबंध नहीं बना पा रहे थे. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस थी. जैसे पाकिस्तान के हो सकता है आस पड़ोस वाले जो देश हो, ठीक है, या फिर मुस्लिम कंट्रीज जो हो वो इस मुद्दे पर हमारे साथ ना हो, ठीक है. दो नायडू डिड नॉट नेम एनी
errant country, the allusion was apparently to the likes of China, Pakistan and Turkey. बोल रहे हालांकि वेंकैया नायडू जी ने कोई भी देश का जो इसमें हमारे अगेंस्ट है, जो गलत तरीके से हमारा विरोध कर रहे हैं कंट्रीज, उनका किसी का भी नाम नहीं लिया, पर साफ तौर पे एल्यूजन मतलब इशारा, साफ तौर पे जो इशारा था वो किस तरफ था, वो था चाइना, पाकिस्तान और टर्की के ऊपर. ठीक है. इंडिया हैज borne the brunt of terrorism in recent decades. अब हमने हाल फिलहाल के दशकों में टेररिज्म के हमले, टेररिज्म के प्रहार झेले हैं. हैविंग विटनेस्ड द पार्लियामेंट अटैक इन 2001, जिसमें 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसके बाद मुंबई अटैक हुआ 2008 में, उसके बाद पठानकोट और उरी अटैक हुआ 2016 में, और पिछले साल पुलवामा कार्नेज मतलब नरसंहार, पुलवामा का नरसंहार हुआ. ठीक है. अब ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि हम इंडिया के ऊपर टेररिज्म का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं. सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर पिछले 2-3 दशकों में कब कब अटैक्स हुए हैं. ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. इसके बाद में आता है हमारा स्टेटमेंट पीस स्टेटमेंट, कि इसमें बताया गया कि इंडिया ने एक उस टाइम पे 1996 में मुंबई हमलों के 3 साल बाद एक डॉक्यूमेंट भेजा था यूएन में, लेकिन उसके ऊपर आज दिन तक कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं उसमें मतभेद था. ठीक है. ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट. अब इसी ड्राफ्ट को रिपीट करते हुए यहाँ पे वेंकैया नायडू ने 19वीं वर्षगांठ पे जब हमारे मार्टियर्स को, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, पार्लियामेंट अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नई पिच करी. ठीक है. नया डॉक्यूमेंट पिच करा यूएन कन्वेंशन के लिए. ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट. अब इसी का कंटिन्यूएशन है कि नायडू ने अपनी स्टेटमेंट में जो सब अनसपोर्टिव कंट्रीज हैं उनका डायरेक्टली नाम ना लेते हुए इशारा किया चाइना, पाकिस्तान और टर्की के ऊपर. ठीक है. ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SPQR. ठीक है. तो एस से 2 ऑप्शंस हैं, A और C, B और D एलिमिनेट कर दो. SPSQ. ऑप्शन A इज करेक्ट. SPQR. This negative trend is alarming and spells a worrisome rise in the burden of a young population prone to disease and early death. बोल रहे ये जो नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ है, ये बहुत ही चिंताजनक है, गंभीर है, और spells a worrisome rise, और इसमें बहुत ज्यादा चिंता हमारे ऊपर बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो ऐसी बीमारियों के लिए प्रोन है, यानी कि ऐसी बीमारियां से वल्नरेबल है, ऐसी बीमारियों के लिए, और जल्दी मृत्यु के लिए वल्नरेबल है. ठीक है. इट सिग्नल्स ह्यूज लूप होल्स इन द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज टारगेटिंग माल न्यूट्रिशन. बोल रहे हैं कि ये साफ साफ इशारा है जो कमियां हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, पॉलिसीज में, जिसमें कि माल न्यूट्रिशन को वो टारगेट करना चाहिए था उनको, लेकिन उसमें कमियां आ रही हैं. सच एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम है, इसमें कमियां हैं. द नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड द न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. इन सभी को इन्होंने गिनाया कि हमने पॉलिसीज तो बहुत सारी बनाई, लेकिन इनमें कमियां बहुत हैं. Phase 1 of the National Family Health Survey 5, covering nearly 50% of the population, has thrown up a shocking challenge. Tackling the increase in number of children suffering from malnutrition in most states. बोल रहे हैं जो पहला फेज है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का, जिसमें 50% पॉपुलेशन कवर की जाएगी, इसने हमारे सामने एक बहुत ही शॉकिंग चैलेंज लाकर खड़ा कर दिया है, आंकड़े लाकर खड़ा कर दिए हैं. क्या वो क्या है चैलेंज? कि हमें इंक्रीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बढ़ती संख्या है बच्चों की, माल न्यूट्रिशन बच्चों की ज्यादातर स्टेट्स में, उससे हमें किस तरीके से निपटना है, ये हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया. Though the COVID-19 pandemic, which affected the vulnerable groups as the food supply chain was disrupted, has contributed to this setback, it is not the only cause. पूरे हालांकि कोविड-19 पेंडेमिक, जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं जिनमें माल न्यूट्रिशन है या जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, इस ग्रुप को ज्यादा प्रभावित किया है कोविड-19 पेंडेमिक ने. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फूड सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब थी, मतलब
उसमें उथल पुथल हो रखी थी, फूड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट जो मिड डे मील्स हैं, स्कूल्स जब बंद थे तो मिड डे मील्स बच्चों को पहुंच नहीं पा रही थी, ठीक है। हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस सेटबैक, तो इसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये जो हमारी स्थिति अब खराब हो गई है, माल न्यूट्रिशन, बच्चों की संख्या बढ़ गई है, बट ये केवल इकलौता कारण नहीं है। हम सारा का सारा इल्जाम कोविड-19 के ऊपर नहीं फेंक सकते, ठीक है। द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्टिगेट व्हाई डिस्पाइट बेटर मॉनिटरिंग फॉलोइंग स्कैम्स, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्यों जब भी कोई स्कैम होता है उसके बाद हम अच्छे से इसको मॉनिटर तो करते हैं। दैट रिडल्ड दीज वेल इंटेंशन्ड स्कीम्स, जो कि इन वेल इंटेंशन, अच्छी मंशा से बनाई गई स्कीम्स के अंदर में स्कैम्स हो रहे हैं, फिर उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है, बट फिर भी देयर इज अ राइज इन नंबर ऑफ स्टंटेड, वेस्टेड एंड अंडरवेट किड्स। अब स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट ये तीनों टर्म्स हैं। स्टंटेड का मतलब होता है हाइट और एज के बेसिस पर बच्चों में क्रॉनिक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी का मेजर, ठीक है। वेस्टेड होता है हाइट और वेट के कंपैरिजन में बेसिस पर एक्यूट न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी का मेजर, और अंडरवेट का मतलब होता है वेट और एज के बेसिस पर कंपोजिट मेजर जो हो एक्यूट और क्रॉनिक डेफिशिएंसी का या स्टेटस हो इन दोनों का, उसको बोला जाता है अंडरवेट, ठीक है। तो इन चीजों इस तरीके के बच्चे हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा क्यों। क्योंकि यहाँ पे हमारे को एक ओपनिंग दी गई कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, ठीक है। उसका पहला फेज हुआ जिसमें 50% पॉपुलेशन कवर की गई, और उससे हमारे पास में एक शॉकिंग आंकड़े सामने आए जिससे पता चला कि देश में माल न्यूट्रिशन बच्चों की संख्या हर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। फिर आता है सेकंड कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये अलार्मिंग है और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि यंग पॉपुलेशन जो है बीमारियों को और जल्द मृत्यु को, अर्ली मृत्यु को झेल रही हैं, और इससे हमारे देश की सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी कमी की भी सामने आती है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग करने के बावजूद भी इस तरीके के बच्चों की संख्या क्यों बढ़ रही है। हालांकि कोविड-19 भी एक रीज़न है, बट वो इकलौता रीज़न नहीं है, तो हम सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, कोविड-19 के ऊपर नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है QPSR। अब क्यू से देखो एक ही ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, QPSR। The situation continues to be delicate and the apex court's intervention offers a window of opportunity to end the 3-week long stalemate। बोल रहे हैं कि अब ये जो स्थिति है ये लगातार खराब होती जा रही है, नाजुक होती जा रही है और गंभीर होती जा रही है, ठीक है। तो इसी बीच में क्या हुआ कि एपेक्स कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने बीच में इंटरवेंशन किया, और इनके इंटरवेंशन से एक खिड़की, एक हमें नया रास्ता मिला अपॉर्चुनिटी का, जिससे कि हम ये 3 हफ्ते लंबा जो अभी तक का गतिरोध चल चुका है इसको रोकने के लिए आगे काम कर सकते हैं। द फार्मर्स राइट टू नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हैज़ बीन एक्नॉलेज। ठीक है, हम मानते हैं कि फार्मर्स का अधिकार है कि वो बिना किसी मार कुटाई के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, लेकिन बट ऑल्सो द फंडामेंटल राइट ऑफ अदर्स टू मूव फ्रीली। लेकिन देश के बाकी लोगों का भी तो अधिकार है ना कि वो आराम से बिना किसी चिंता के आ जा सके, राइट। अब हर जगह पे अगर किसान धरने पे बैठे रहेंगे तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लोगों को सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि कई जो लोग हैं वो इस तरीके के प्रोटेस्ट का गलत फायदा भी उठाने में पीछे नहीं हटते, राइट। तो ये भी उनका अधिकार है, आम जनता का अधिकार है फ्रीली मूव करना। A day before, while noting that the talks with farmer groups did not appear to be yielding results, the court had spoken of forming a committee। बोले जस्ट एक दिन पहले जब उनने ये नोट करा कि जो फार्मर्स के साथ में जो बातचीत चल रही है फार्मर ग्रुप्स के साथ में, उससे कुछ परिणाम निकलता नहीं दिखाई दे रहा, तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट,
farmer organizations and other stakeholders to try and resolve the impasse. बोल रहे हैं तो इसमें क्या क्या उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के भी नुमाइंदे हो, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो, अदर स्टेक होल्डर्स, और जो बाकी जैसे कि आड़तीये होते हैं, जो सरकारी एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका हो, उनके भी कुछ नुमाइंदे वहां पे हों, ताकि ये जो गतिरोध है इसको रोका जा सके, रिजॉल्व किया जा सके. The Supreme Court's suggestion to put on hold the implementation of the contentious new farm laws to enable negotiations with the farmers needs serious consideration. बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक सुझाव है कि इस नए फार्म लॉ को, जो कि इतना ज़्यादा संवेदनशील है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि इससे आगे से आगे गतिरोध बढ़ता जा रहा है, इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख दिया जाए ताकि किसानों के साथ में बातचीत जो है वो सीरियस नतीजे पर, अच्छे नतीजे पर पहुंच सके. ठीक है, तो ये जो सजेशन है, डिस्पाइट द सेंटर्स इनिशियल सबमिशन ड्यूरिंग द हियरिंग दैट even this will fail to move the protesters towards any meaningful stalemate. बोल रहे हैं कि ये तो स्वागत करने वाला अच्छा मूव था सुप्रीम कोर्ट का सजेशन, जबकि सरकार ने पहले भी अपने इनिशियल सबमिशन में भी ये चीज़ कही है कि आप ये भी मूव अगर हम कर लेंगे तो भी ये गतिरोध थमने का नाम नहीं लेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट एस बन रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिया है होल्ड करने का इस नए फार्म लॉ को, इसके बारे में चर्चा होनी है. ठीक है, और ये गतिरोध जिस तरीके से चल रहा है उसके बारे में चर्चा होनी है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कब किया, जब एक दिन पहले उन्होंने ये नोटिस करा कि भाई ये जो गतिरोध है इससे अभी तक की जो भी बातचीत है इससे कोई भी अच्छा हल नहीं निकल रहा, तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम एक कमेटी बनाते हैं. ठीक है, ये होगा सेकेंड. थर्ड हो जाएगा कि जो फार्मर्स की, उनने कहा कि ठीक है फार्मर्स का अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना गतिरोध जाहिर कर, अपना आक्रोश या अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें, बट आम जनता का भी अधिकार है, उनका भी फंडामेंटल राइट है कि वो मूव कर सके, फ्रीली मूव कर सके. ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, डेलिकेट होती जा रही है, और ये जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का बीच में हस्तक्षेप हुआ है ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि इस 3 हफ्ते लंबी गतिरोध को रोका जा सके, सुलझाया जा सके. 4, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है एस आर क्यू पी. अब एस से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, तो क्यू हटा दो, एस आर पी क्यू. एस आर तक तो ठीक है, पी नहीं आएगा, क्यू आएगा, क्यू पी, एस आर क्यू पी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Starved of funds in the wake of COVID-induced disruptions, schools for special children in Amritsar are staring at closure. बोल रहे हैं कि जो कोविड की वजह से जो परेशानियां उत्पन्न हुई उनकी वजह से अब ये जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल्स होते हैं उनमें से अमृतसर के कुछ स्कूल्स हैं वो बंद होने की स्थिति पर पहुंच चुके हैं. ठीक है, This is a sad reflection of governmental apathy during a crisis towards a section of the population that even in normal times needs extra care and attention to get by. बोल रहे हैं कि ये बहुत ही खराब एक आईना है सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि ऐसे बच्चों की तरफ, ऐसी पॉपुलेशन की तरफ जिसको नॉर्मल स्थिति में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनको इस तरीके के क्राइसिस के टाइम पे बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया गया. ठीक है, इस बात को दर्शाती है. The government funds due to the institutes must be released on priority. बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट फंड्स जो पेंडिंग है इन संस्थानों के प्रति वो एक जल्द से जल्द रिलीज करने चाहिए, सो दैट दे रिमेन ऑपरेशनल एंड वेल ऑयल्ड, ताकि वो ऑपरेशनल रहें और वेल ऑयल्ड रहें फॉर द रिटर्न ऑफ द स्पेशल स्टूडेंट्स. यानी वो चलते रहें और अच्छी स्थिति में चलते रहें ताकि जब भी बच्चे वापस आए स्कूलों में तो वो उनको अच्छी कंडीशन में मिले.
It will also ensure the welfare of their hard pressed teachers. बोल रहे इससे अगर हम जल्द से जल्द उनके फंड रिलीज करते हैं तो जो केवल बच्चे ही नहीं, अब इन स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी तो सैलरीज चाहिए, तो अगर हम उनका भी ख्याल नहीं रखेंगे तो टीचर्स भी पढ़ाने क्यों आएंगे. तो ये उन टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है और लॉन्ग रन में हमारी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है. The invisibility of children with disability in the authorities' plans as they go about trying to restore society to pre-COVID levels is a lacuna that must be addressed forthwith. बोल रहे हैं कि जो हमारे अथॉरिटीज़ प्लान बनाती हैं उनमें इन बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो ये स्पेशल बच्चे होते हैं जिन डिसेबिलिटीज़ जिनके होती हैं. तो ये और ये कब किया जा रहा है, जब हम वापस प्री कोविड टाइम यानी कि कोविड के बाद में हम स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनमें इन बच्चों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा और ये बहुत बड़ा लकूना यानी कि गैप है जिसको जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से भरने की ज़रूरत है, जिसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्यवाही करने की ज़रूरत है. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यही, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है उन बच्चों के बारे में जिनको स्पेशल नीड्स हैं और कोविड के बाद में उनके ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है. फर्स्ट. सेकंड हो गया कि ये जो भी स्थिति हुई है गवर्नमेंट की खराब पॉलिसीज़ की वजह से हुई है. सेकंड, तो फिर इस पे क्या होगा कि अगर जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जो प्री पैंडेमिक की स्थिति हम लेकर आने की यानी कि स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाता और ये बहुत बड़ा गैप है जिसको जल्द से जल्द भरने की ज़रूरत है. ये हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट. और फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा कि इन इंस्टीट्यूट्स को जल्द से जल्द हमें जो भी इनके फंड्स पेंडिंग है वो रिलीज़ करना चाहिए ताकि ना केवल बच्चों को बल्कि टीचर्स को और लॉन्ग रन में हमारी सोसाइटी को भी इसका लाभ मिल सके. ये हो गया फोर्थ. ठीक है, तो PQSR. ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट है. P से दो ऑप्शन है, B और D. PS तो नहीं है, PQSR. ऑप्शन D इज करेक्ट. Such false narratives have only widened the trust deficit between the government and the farmers. बोले इस तरीके के झूठे जो एक बयानबाजी या झूठे जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इससे केवल और केवल जो दोनों के बीच में विश्वास था वो और ज़्यादा कम होता जा रहा है. सरकार और किसानों के बीच में जो विश्वास की एक छोटी सी लकीर थी वो और ज़्यादा मिटती जा रही है और खाई बनती जा रही है, यानी कि विश्वास कम होता जा रहा है. Even as the center is reaching out to the protesting farmer unions in a renewed bid to end the stalemate over the farm laws. बोल रहे हैं कि हालांकि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि प्रोटेस्टिंग फार्मर यूनियंस को नई बिड के साथ में नए कुछ बदलाव के साथ में उनसे बातचीत की जाए और ये जो गतिरोध है फार्म लॉज के ऊपर इसको रोका जाए, इसको बंद किया जाए. द ब्लेटेंट यूज ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स टू वीकन और सैबोटाज द एगिटेशंस हैज स्ट्रक अ डिसऑर्डेंट नोट. बोल रहे लेकिन साथ ही साथ में जो गलत तरीके का हम लोग इस्तेमाल अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स का, यानी कि प्रेशर बना के उनको कमज़ोर करने का या फिर उनके ही अंदर से कुछ हलचल पैदा करके इस पूरे मुहिम को सैबोटाज करने का, ख़त्म करने का. तो ये क्या कर रहे हैं, ये और ज़्यादा जो है आक्रोश पैदा कर रहे हैं किसानों के बीच में और ज़्यादा गतिरोध पैदा कर रहे हैं. ठीक है. It is apparent that the Artiyas are being targeted for backing the farmers. अब ये साफ हो गया है कि अर्तिये जो होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए. विद whom they have a time tested relationship. जिनके साथ में उनका बहुत लंबा रिलेशन है, किसानों का बहुत लंबा रिलेशन होता है अर्तियों के साथ में. Some leaders and supporters of ruling parties at the center have even said that the commission agents are leading or sponsoring the agitation and that real farmers are nowhere in the picture. बोल रहे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने या फिर रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स ने या रूलिंग पार्टी के ही कुछ लीडर्स ने ये तक कह दिया है कि ये जो भी सारा आंदोलन है इसमें किसान तो है ही नहीं, ये केवल और केवल इन्हीं आड़तियों का, इन्हीं कमीशन एजेंट्स का काम है. यही इस पूरे गतिरोध को चला रहे हैं और यही इस पूरे गतिरोध में आगे बढ़कर आ रहे हैं. द टाइमिंग ऑफ इनकम टैक्स रेड्स ऑन द प्रेमिसेस ऑफ सेवरल अर्तियाज अक्रॉस पंजाब
मेक्स इट ईजी टू पुट 2 and 2 टुगेदर। बोल रहे हैं ये जो इनकम टैक्स रेट्स की टाइमिंग है आढ़तियों के घरों पर, उनके प्रेमिसेस पर पंजाब में, तो ये एकदम साफ कर देता है, जाहिर कर देता है। पुट 2 and 2 टुगेदर एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि उस बात को विदित कर देता है, साबित कर देता है जो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल साबित कर देता है जो हम जानते हैं कि सरकार इनको दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड फार्मर्स लीडर्स हैव एलिजेड, दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने और फार्मर लीडर्स ने ये चीज़ पहले ही कही है दैट ड्यू प्रोसेस वॉज नॉट फॉलोड, कि जो असल प्रोसेस है, जो इसका पूरा पैटर्न होना चाहिए कि इनको इन्फॉर्म करना है, इनसे परमिशन लेनी है, फिर रेड करनी है, वो फॉलो नहीं की गई। द रेड्स वर हेल्ड विद इन डेज ऑफ इशुइंग नोटिस टू द सस्पेक्टेड डिफॉल्टर्स, यानी कि जो भी आढ़ती है जिनको कहा गया कि इनने गलती करी है या इनके तरफ से कुछ डिफ़ॉल्ट है, उनको नोटिस दिया गया। उसके नोटिस के कुछ ही दिन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ पे रेड कर दी गई। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर द रिप्लाइज, उनके रिप्लाइज का वेट नहीं किया गया। द लोकल पुलिस वर नॉट केप्ट इन लूप, यानी कि लोकल पुलिस को बताया नहीं गया था, उनको साथ में नहीं लिया गया था। विद द CRPF being deployed to provide security to the IT officials, और जो IT officials थे उनकी सिक्योरिटी के लिए CRPF डिप्लॉय की गई थी, CRPF का यूज़ किया गया था। अब ऐसा कोई आतंकवादी तो पकड़ने नहीं जा रहे थे कि CRPF का यूज़ करना पड़े, राइट? तो उनके सिक्योरिटी के लिए CRPF का यूज़ किया गया था, IT ऑफिशियल्स की। ये सारा जो है ये ड्यू प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ठीक, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि सेंटर जो है एक तरफ तो फार्मर से बात करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अंधाधुंध ऐसे प्रयास कर रहा है कि उनको इस आंदोलन को सैबोटाज कर सके, इस आंदोलन को कमज़ोर कर सके। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये साफ विदित कैसे होता है कि जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, ठीक है, उस आढ़तियों के वहाँ पे, और जिसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं की गई। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि आढ़तियों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो फार्मर्स का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट हो जाता है पी, कि ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स जो हैं इन वजह से दोनों के बीच में, सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध और बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आढ़ती है केवल इसमें भागीदार, किसान नहीं है। किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाई उनको टाइम नहीं दिया गया, सही प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी किसी गतिरोध को शांत करने के लिए सही कदम नहीं है। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है QSRP, तो QRSP QSRP ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।